विभाजन कर रहे हैं, ये संविधान का देन है। 26 जनवरी 1950 से पहले क्या कोई अमेरिका जाता था प्रैक्टिस करने के लिए? दिल्ली काउंसिल में भारत के कितने लोग थे? आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा। जब हमारा संविधान बना, हमारा फंडामेंटल राइट मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला 19 में, बोलने का अधिकार। अभी इक्विटी की बात किया, धर्म मूल जाति लिंग के आधार विरोध नहीं किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 14 विधि का शासन होगा। तो इस संविधान का अनुच्छेद में हमें इतना एक सुंदर संविधान दिया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे पवित्र ग्रंथ है, सबसे बड़ा दस्तावेज। अगर संविधान ना होता तो शायद यहाँ हम बैठ के जो है एक मंच पर इकट्ठा भी नहीं होते। हमारे देश खंड खंड में बटा हुआ था। सम्राट अशोक ने उसको अखंड भारत की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था, जो बिहार। Learned friends and learned lady advocates, मेरे बात के ऑफिस बियरर्स, मेंबर्स, सबको आज के मौके पर आज हम 134वां बाबा अम्बेडकर साहब का जन्मोत्सव मना रहे हैं। उस पर आपको जय भीम, जय भारत। आदरणीय साथियों, हमें बाबा साहब के बारे में मेरा अपना ख्याल है, बहुत ज़्यादा परिचित है कि आज के दिन दुनिया में उनका नाम लिया जाता है और उनका जीवन जो है बड़ा प्रेरणादायक रहा है। जन्म से लेकर अंत तक उन्होंने समाज के बारे में प्रेरणा दी। बड़ी बाधाएं उनके जीवन में आई, लेकिन उन्होंने बाधाओं को बिल्कुल परवाह न करते हुए समाज को, हम लोगों को एक रोशनी दी। तो मैं तो यही कहूँगा कि उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है और हमारी जो कैटेगरी है वो बड़ी बाबा साहब की ऋणी है। हमारे पास समाज के छोटे से छोटे तबके से लोग आते हैं, तो हमारी एक प्रेरणा, हम सबको ये एजुकेशन की बात करें कि भाई सब लोग एजुकेटेड रहें। मेरे भाई करण ने 3 प्रतिज्ञा उनकी बात की कि बाबा साहब जो चाहते थे। आदरणीय साथियों, उनका बाबा साहब का पहला मिशन एजुकेशन था। एजुकेशन बगैर आदमी आधा अधूरा है। और उसके बाद संगठित और संघर्ष करने की उन्होंने बात की और इन उद्देश्यों को हमने मद्देनजर रखते हुए, इसी बात की परवाह न करते हुए एजुकेशन और संगठित और संघर्ष करने की भावना हमारे अंदर बनी रहे। साथियों, बार एसोसिएशन जो बनी है, बड़ी हम देख रहे हैं कि बड़ी में एक रूपता है। आज अभी मेरे एक साथी ने बाबा साहब की किताबों के बारे में प्रस्ताव किया। उसमें तुरंत जो ना हमारे सेक्रेटरी साहब ने एक फैसला लिया कि भी उनके द्वारा लिखित किताबों का ही हम जो ना यहाँ व्यवस्था करेंगे। साथियों, जो आज जो ना जो का प्रोग्राम जो भंडारे का था, वो आपके सहयोग से रहा। हमारे सामने की बातें आई कि भाई बाबा साहब की जन्मोत्सव बड़ा जो ना धूमधाम से मनाया। हमने थोड़ा प्रचार किया और सब भाइयों की तरफ से, सब लर्नड फ्रेंड की तरफ से हौसला अफजाई हुई और लोगों ने अच्छा भोजन किया। और आज आप लोग यहाँ बैठकर जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए, ये बहुत बड़ी बात है। चाहे संख्या थोड़ी हो, लेकिन आज जो ना पूरा दिन नीचे भंडारे में और यहाँ भी आप लोग आए, इस पर जो ना हम आप लोगों का स्वागत करते हैं और आगे भी ये उम्मीद करते हैं कि बाबा साहब के जन्मदिन को हम बड़े धूमधाम से मनाएं और उनकी जीवन की प्रेरणा हम अपने जीवन में लाएं, ऐसी मेरी भावना है। सब भाइयों का धन्यवाद। और कोई कमी रही हो तो उसके लिए हम जो ना माफी क्षमा चाहेंगे। कई दफा कोई प्रोग्राम में कमी रह जाती है तो उसके लिए हम जो ना आपसे क्षमा चाहेंगे, ऐसी मेरी भावना है। अंत में मैं सबको पुनः जय भीम, जय भारत। धन्यवाद नेहरा जी। अब हमारे बीच में एक पूर्व ट्रेजरर बैठी हैं, मैडम अंजू। रिस्पेक्टेड सीनियर्स, डाइस प्रोबेटी एनुअली एग्जीक्यूटिव कमेटी, भाइयों बहनों, आप सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद देना मेरा सर, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शायद आज तक का सबसे कामयाब भंडारा मुझे देखने को मिला
और उससे भी ज्यादा गर्व की बात यह है कि पहली थाली मैंने उठाई थी। बाबा साहब की 134वीं जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज मैं 2 शब्द सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि सबने उनकी तारीफ करी कि उन्होंने ये किया, वो किया, संघर्ष किया। तो एक छोटी सी बात है, बाप जब भी इकट्ठा करता है अपने बच्चों की भलाई के लिए ताकि उनको संघर्ष ना करना पड़े, तो हम उनके संघर्षों को याद करके उसको नेगेटिव वे में ना प्रचार करें। आज हम में से कोई संघर्ष करना नहीं चाहता, ना कर रहा, और उसका ये एग्जाम्पल है कि आज हम सब इस मंच पे एक साथ बैठे, एक साथ बोल रहे, एक साथ कर रहे। और हमारा धर्म जो बाबा साहब ने सिखाया, इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, चाहे महिलाओं की हो, चाहे पुरुषों की हो, बच्चों की हो, जाति हो, धर्म की हो। और जब हम काला कोट पहन लेते तो हमारा एक ही धर्म है, काला कोट। सुरेश जी ने कहा, बाबा साहब ने कहा, मैं जिस धर्म में पैदा हुआ था मेरी गलती नहीं थी। मैं भी वही कहती हूँ, मैं जिस धर्म में पैदा हुई हूँ मेरी गलती नहीं है। कृपा कर कटाक्ष कभी ना करें, मरूंगी काले कोट के धर्म में, ये पक्का। तो आप सबसे यही है कि महिलाओं की जहां तक बात आती है, इक्वालिटी क्यों मांगे, ऑलरेडी इक्वल है भाई। बिना महिलाओं के बच्चे पैदा हो सकते हैं क्या? वो तो भगवान ने इक्वल बना के भेजा, आप क्या बनाएंगे? तो आप सबसे गुजारिश है, खासकर बार मेंबर से, ये जो 33% लाना पड़ा हाईकोर्ट से, कृपा कर ऐसा ना करें। सुरेश सर ने कहा नेता देता 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 है, नहीं लेता लेता है, देता नहीं। हमारे यहाँ के नेता 6 महीने पहले वोट देते हैं, फिर भी लोग वोट नहीं देते। तो यही महिलाओं के साथ देते। इक्वालिटी लाना चाहते हैं तो बिना आरक्षण के प्रधान सेक्रेटरी बनाए, तो बाबा राव भीम साहब की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। फिर से कहूंगी, बाबा साहब की किताबें आ जाएं तो उसमें से ये ना चुने कि उस वक्त क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था, ये देखें कि उनके संघर्षों के कारण आज हम कहाँ खड़े हैं। तो पॉजिटिव बातें देखें, धर्म छोड़ दे, ईमान छोड़ दे, कुछ भी देखें, ये देखें कि बाबा साहब क्या चाहते थे, उनका निष्कर्ष क्या निकलता था कि हम सब एक रहें। तो आप सबसे गुजारिश है कि एकता में ही रखें विश्वास, खासकर जब आप बाहर में बैठे तो आपका एक ही धर्म होना चाहिए, काला कोट। धन्यवाद। अब हमारे बीच में रमेश चेहरा मंच पर उपस्थित न्यूली एग्जीक्यूटिव कमेटी को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा। जितने पीसफुली इलेक्शन द्वारका में हुआ, इतना ज़्यादा बढ़िया इलेक्शन कहीं भी किसी भी बोर्ड में। और बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से अब प्रोग्राम होने लगे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पहले बड़ा वो इशू रहता था कि भंडारा है और सब जिस तरीके से भीड़ पर, जिस तरीके से जितने अच्छे तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं, उसके लिए भी मैं नई कमेटी को और सभी जो भी आयोजक है जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम आज किया गया। बाकी अंजुल दीदी जैसे कहती हैं कि बहुत ज़्यादा अभी जो हमारा जो धर्म है वो काला कोट है, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बारे में जितनी बातें बोले, जो उन्हें पद मिले, जो उनके कार्य रहे, तो उसके बारे में बोलकर हम कभी भी कोई भी बात पूरी नहीं कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे ज्यूरिस्ट, चाहे बुद्धिस्ट के एक्टिविज्म की बात है, चाहे वो फिलोसफर रहे, चाहे वो ऑडिटर रहे, राइटर रहे, इकोनॉमिस्ट रहे, स्कॉलर रहे, जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, उसमें जो एक नींव रखी वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने रखी। जिस एरा में हम आज हैं, इसमें बाबा साहेब अम्बेडकर की जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी भी तरीके से भुलाई नहीं जा सकती, गिनवाई नहीं जा सकती। इसकी कहीं कोई इस चीज को लेके हम बड़े लिमिटेड शब्दों में बाबा साहेब की कंट्रीब्यूशन को हम नहीं बता सकते हैं। तो एक बीच में बात चली कि बुक्स रहनी चाहिए। हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि एमिनेंट पर्सनैलिटीज जितनी भी हैं उनके लिए भी बुक्स रहनी चाहिए। सेक्रेटरी साहब सारे बात के जो पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा भी वही निवेदन रहेगा, जो भी एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं उनकी बुक्स लाइब्रेरी में रखी जाए। और मेरे लायक जो भी कंट्रीब्यूशन हो 20, 25, 30 हज़ार का, जैसा बार के मेंबर्स सभी ठीक समझे उस तरीके से वो जो मेरी जिम्मेदारी देंगे मैं फ्री हूँ। और इसके अलावा भी जो भी जिम्मेदारी बार की तरफ से, मेंबर्स की तरफ से रहेगी, यहाँ के अलावा कहीं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, किसी भी कहीं से भी फंड की कोई हुआ जहाँ मेरे से मदद हो पाएगी, मैं हमेशा अपने सभी मेंबर्स के साथ में खड़ा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आप सब देखिए, संसद टीवी में मैंने देखा कल 135 बता रहा है, गूगल पे भी सर्च किया, लेकिन 34 बता रहा हूँ। नहीं, संसद टीवी में देखिए आप लोग, अगर आप पास रिकॉर्डिंग है तो। चलिए मैं बोल रहा हूँ, भाई एक महीना पूरा बढ़ जाता है, बढ़ा तो एक साल क्या होगा। चलिए 134वें जन्म उत्सव पर सभागार में बैठे हमारे न्यूली इलेक्टेड मेंबर, सीनियर्स, भाई और बहनों, सबको जो है मेरा हार्दिक शुभकामनाएं, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। आज हम सिर्फ बाबा साहब के बारे में ही अपनी बात रखूंगा, इधर उधर कोई बात नहीं रखूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन काल में 3 महापुरुष को ही उन्होंने अपना आइडियोलॉजिकल गुरु माना। सबसे पहले प्राचीन काल के विश्व गुरु तथा गौतम बुद्ध, जो पूरे दुनिया में शांति को संदेश देने वाले और भारत का मान सम्मान और पहचान देने वाले तथागत गौतम बुद्ध महामानव
को मैं नमन करते हुए हमारे देश के जितने भी राजनीतिक प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी गणमान्य व्यक्ति जाता है तो बाबा साहब के नाम से इस देश को जो है याद किया जाता है, और गौतम बुद्ध के नाम से, क्योंकि यह देश महान ऋषियों महर्षियों का रहा है। इस देश को, इतिहास को जानने के लिए हमें जितनी भी किताब पढ़े अधूरी है। दूसरा, मध्यकाल में देखें श्रीमोड़ी संत कबीर, जिन्होंने कहा था कि मसीह कागज छोड़ नहीं, कलम गई नहीं हाथ, उन्होंने आज तक किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं किया, लेकिन आज ऑक्सफोर्ड और अमेरिका जैसे विश्वविद्यालयों में कबीर साहब के ऊपर रिसर्च हो रहा है। ये भारत की जो है महापुरुषों की देन है। तीसरा, आधुनिक भारत के सामाजिक शैक्षिक सुधारक, जनक, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, जो तीसरे गुरु बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, जिन्होंने 1857 में जब प्रीवी काउंसिल था उसमें रीट फाइल करके महिलाओं के अधिकार के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, और 1948 में पहले पति पत्नी सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने एक स्कूल खोला। और पहले ये समाज सुधारक थे, ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी को भी पढ़ाया, और आज हमारे बहनें बैठी हैं तो उसी का देन है। उस समय महिलाओं के घर से निकलने का अधिकार नहीं था, बोलने की बात बहुत दूर है। और बाबा साहब ने एक संविधान दिया, 26 जनवरी 1950 को एक संविधान दिया, हमें स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना किया। उस दिन से रानी के पेट से राजा पैदा होना बंद हो गए। यहाँ जितने भाई बैठे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ सकते हैं। 326 में बाबा साहब ने एक मत का अधिकार दिया, वोट का। वोट इतनी बड़ी ताकत है कि आपकी भाग्य खोल सकती है। बाबा साहब ने एक बात कहा हुआ था कि राजनीति सत्ता की वो मास्टर चाबी है। मैं पढ़ रहा था तो मुझे याद आ गया, तो मैं बोल दे रहा हूँ। राजनीति सत्ता की वो मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। अगर हमारा कोई भाई यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जाता है, केंद्र में मंत्री रहता है कि यहाँ के नीति बनाएगा, इसलिए बाबा साहब ने संविधान में फंडामेंटल राइट दिया। अभी सपना मैडम बोल रही थी, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी है हमारा। ड्यूटीज में 11 ड्यूटीज है, जो राष्ट्र की संपत्ति उसको दृढ़ रखना है, महिलाओं को सम्मान देना है, मातृशक्ति को, 14 वर्ष से कम बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। बाबा साहब ने उस समय क्या कल्पना किया था, देखिए, पर्यावरण, वन, पशु, पक्षी, सारे चीज जो है हमारे कर्तव्य हमको दे रखा है। 51 में पर्यावरण के बारे में संविधान लिखा गया है। पशु, पक्षी, नदी, कैसे हमारी व्यवस्था सुचारू सुचारू है। बाबा साहब ने सबसे ज्यादा अगर जोर दिया तो नारी शिक्षा पर। हर आदमी शिक्षित बनेगा तभी समाज में आमूल परिवर्तन होगा। शिक्षा के माध्यम से आज हम यहाँ बैठ के डिग्री लेकर वकालत कर रहे हैं। ये बाबा साहब का देन है कि काला कोट पहन के अपने हम जीविकोपार्जन कर रहे हैं। ये संविधान का देन है। 26 जनवरी 1950 से पहले क्या कोई अमेरिका जाता था प्रैक्टिस करने के लिए? डिग्री काउंसिल में भारत के कितने लोग थे? आप गूगल पर सर्च करके देखिएगा। जब हमारा संविधान बना था, हमारा फंडामेंटल राइट मिला, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला, 19 में बोलने का अधिकार। अभी इक्विटी की बात किया, धर्म, मूल, जाति, लिंग के आधार विभेद नहीं किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 14 विधि का शासन होगा। तो इस संविधान का अनुच्छेद में हमें इतना एक सुंदर संविधान दिया। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे पवित्र ग्रंथ है, सबसे बड़ा दस्तावेज। अगर संविधान न होता तो शायद यहाँ बैठ के जो है एक मंच पर इकट्ठा भी नहीं होते। हमारे देश खंड खंड में बटा हुआ था। सम्राट अशोक ने उसको अखंड भारत की राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था, जो बिहार, इसमें पटना का नाम जाना जाता है। और इस संविधान में सम्राट चक्रवर्ती अशोक के बहुत सारी बातों को तथा गौतम बुद्ध के विचारों को संविधान में मतलब रखा गया है, उसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे पंचशील की बात बाबा साहब ने जो लिया है, मानव कल्याण की बात। तो उस समय सम्राट अशोक जब ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया था, गूगल पर सर्च करके देखिएगा, तो पशु पक्षी के लिए जल की व्यवस्था किया था, वेल मछली दिया था गंगा की सफाई करने के लिए। और हर रोड पे, हर चौराहे का अगल बगल पेड़ पौधा, पानी का। और उस समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत उस समय ही विश्व गुरु था। इस समय सम्राट अशोक चक्रवर्ती, सम्राट अशोक महान के समय भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। अभी उनका जयंती मनाया गया था। और बाबा साहब ने शिक्षा के बारे में कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन से ही बदलाव आ सकता है। बाबा साहब 32 डिग्री लिए थे, 9 भाषाओं में, एक जानकार। और मैं 2 शब्द और कहूंगा बाबा साहब के बारे में कि विश्व के सबसे कठिन परीक्षा था DSOE, डॉक्ट्रिन ऑफ साइंस। इस परीक्षा को भारत के सिर्फ 2 लोग अभी तक पास किए हुए हैं। देश हमारा 75 साल हो गया आजाद हुआ, सिर्फ केवल और 2 लोग। पहले डॉक्टर बी अम्बेडकर, 8 साल का एक कोर्स होता है, बाकी बाबा साहब ने मात्र जो है 2 साल 6 महीने में कर लिया था। और दूसरा के आर नारायणन। उसी डिग्री लेने के बाद बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दिया गया था। श्याम भाई साहब, ये डिग्री बाबा साहब ने जब प्राप्त कर लिया था तो सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से बाबा साहब को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 3रा फोटो लगा हुआ है। पहला फोटो गौतम बुद्ध, दूसरा सम्राट अशोक महान और तीसरा बी आर अम्बेडकर साहब। इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय संविधान। साहब के जन्म दिवस को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम के लिए व्यवस्था करी
उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। नीचे जो भंडारे की आज व्यवस्था थी वो भी बहुत अच्छी थी, ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। और बाबा साहब के बारे में जितनी भी बातें यहाँ पे बैठ के मुझे अभी सुनने को मिली, इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं थी कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने ही भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में शुरू करने की जो शुरुआत की थी। और वो हमारे देश में राजनीति में भी थे और महाराष्ट्र से एमपी भी रहे थे। तो जितनी बातें अभी अरविंद जी ने भी बताया कि उनके बारे में कुछ किताबें यहाँ पे लाई जाए ताकि हम लोग और नई जनरेशन इनके बारे में सीख पाए, ये बहुत अच्छा सुझाव था। और मैं अपनी कमेटी से गुजारिश करूंगा कि इस सुझाव के ऊपर काम किया जाए। और आप सभी का इकट्ठा होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीनियर्स, सभी सभा में उपस्थित सभी को सादर प्रणाम। आज का जो ओकेजन है, हमारे यहाँ हर बार पूरी कमेटी, पूरी टीम, आप सब लोग करते हैं और बात भी इसमें पूरा सहयोग देती है और हमेशा देगी भी। अच्छी बात यह है कि अच्छे लोगों को याद किया जाना चाहिए। आज हम जिस स्थिति में हैं, पुराने लोगों के जो त्याग, जो उन्होंने अपने अपने फील्ड में रह के हम लोगों के लिए जो कार्य किए हैं, थोड़ा सा समाज उसको भूल जाता है। ये जरूरी है कि हमारे इस तरीके के सारे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। और बाबा साहब जी के बारे में तो मैं जितना सुन भी चुका हूँ और जितना जानता भी हूँ, सन 1912-13 में जिस आदमी ने 7 डिग्री के साथ अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाया हो, उस नेगेटिव सर्कमस्टांस में, आज की तो पोजीशन दूसरी है, आज तो हम 70 भी ले सकते हैं एजुकेशन, लेकिन उस सर्कमस्टांस में बिना किसी आर्थिक स्थिति से संपन्न हुए और बिना किसी सपोर्ट के एक आदमी अगर 7 डिग्री ले रहा है तो मेंटल स्टेटस सोचना चाहिए उस आदमी का कि कैसा रहा होगा। इन नेगेटिव परिस्थिति में, सर्कमस्टांस में उस आदमी ने अपने आप को खड़ा किया होगा, पढ़ा होगा, गिरे भी होंगे, उठे भी होंगे, समस्याएं भी आई होंगी जीवन में उनके, लेकिन ये एक बड़ा सीखने का विषय है। मैं पहले भी अपने एक संबोधन में कहा है कि मेरे तो बचपन से हमारे पिताजी ने आर्मी में रहे हैं, तो उन्होंने एक मूर्ति हमारे घर पे अम्बेडकर साहब की थी, उसमें 3 बातें लिखी थी जो मुझे आज भी याद हैं। और मैं उन बातों से बाकी वो बहुत ताकत रखता हूँ कि भाई हम सब लोगों को एटलीस्ट उन 3 बातों से जुड़ा रहना चाहिए। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि संगठित रहो, दूसरी बात कही संघर्ष करो, और तीसरी कही शिक्षित बनो। ये जो 3 बातें हैं, अगर हम संगठित हैं, संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षित हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें इसके बाद किसी चीज की आवश्यकता है। तो ये अम्बेडकर साहब के विचार थे जो हम सब लोगों को अपने जीवन में उतारने चाहिए। हालांकि हम सब लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम भी अपनी शिक्षा के आधार पर यहाँ खड़े हैं, हमें संविधान की ताकत हमारे बाबा साहब ने दी है, तो उनका तो हम दिल से और अपनी गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज उनके जन्मदिन पर आप सब लोगों ने ये प्रोग्राम किया, मैं आप सभी का दिल से आभारी हूँ। यहाँ तक मेरे भाई अर्जुन वशिष्ठ ने एक बड़ा अच्छा सजेशन दिया है और उन्होंने बाल के हित में ध्यान में रखते हुए 11,000 रुपये की राशि भी दी है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो भी बुक्स होंगी विद इमीडिएट इफेक्ट हम अपनी लाइब्रेरी में उसको रखवाएंगे, और ताकि हमारे सारे और भी किसी तरीके की जिसका भी कोई सजेशन हो, जो भी अपने पॉजिटिव, जिससे हमें पॉजिटिविटी आए, बेसिक है। बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं बाबा साहब के साथ, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं। तो बीइंग ए सेक्रेटरी ऑफ दिस बार, मैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हम 1-1, 2-2, 3-3 बुक सभी की भी रख पाते तो कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, पढ़ने से तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान इसके बिना कुछ है नहीं। तो मैं आपका समर्थन करता हूँ अरविंद भाई, और इसको तुरंत प्रभाव से हम डिस्कस करके अपनी कमेटी में जो भी बुक्स, और आप लोग जो भी सजेशन दें वो भी सजेशन भी देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को किसी को भी हो सकता है ज्यादा बुक्स का आइडिया हो, तो हम तुरंत प्रभाव से इसको एग्जीक्यूट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया। सीनियर्स, आज यहाँ सभागार में उपस्थित मेरे सभी सीनियर्स अधिवक्ता, मेरे साथी और एजुकेटिव कमेटी जो यहाँ बैठी हुई है, मैं पहले तो यहाँ के आयोजक जिन्होंने इतना भव्य और सुंदर प्रोग्राम सुबह भंडारे का और अब बाबा साहब के जन्मदिन का यहाँ रखा है, तो उसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ऐसे प्रोग्राम जैसा ये हुआ है, ऐसे बढ़ चढ़कर सभी अधिवक्ताओं को, जितने भी हमारे कोर्ट के, हम जैसे अगर किसी के जन्मदिन पर यहाँ उपस्थित होते हैं सभागार में तो संख्या अच्छी रहती है, तो ऐसे ही हम कोशिश करें सब कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम अगर होता है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मेरी सभी से अपील, एक नंबर निवेदन है, तो आप इस पर एक बार गौर कीजिएगा। दूसरा, मेरे यहाँ सीनियर्स हैं, सबने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही, तो बाबा साहब के बारे में मैं भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ कि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने, आज मैं यहाँ बोल पा रहा हूँ और आप सुन पा रहे हैं, तो इसका भी जो श्रेय है वो इनको जाता है, क्योंकि अगर वो ना होते तो आज मैं यहाँ बोल नहीं पाता और आप यहाँ सुन नहीं पाते। संविधान का श्रेय बाबा जी को जाता है, तो हमें सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहिए। और बहुत सी बातें यहाँ बताई गई हैं, सबने सुना भी है, तो मैं आप ज़्यादा लोगों का समय नहीं लूंगा। बोलने को तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ और बीच में परिपक्व हूँ, मैं 1 घंटा भी कंटिन्यू यहाँ बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक काम अर्जेंट है और बाहर ने मुझे यहाँ सम्मान दिया, यहाँ आयोजकों ने मुझे सम्मान दिया, आप सबको धन्यवाद। सीनियर्स, एग्जीक्यूटिव कमेटी और माता शक्ति बहनों को नमस्कार करते हुए सभी को बाबा साहब के बर्थडे एनिवर्सरी की बधाई देते हुए, आज बहुत अच्छा लगा जो भंडारे का आयोजन हुआ, शायद हमने पहली बार किया है। बाबा साहब की बर्थडे एनिवर्सरी में पहले भी मनाते आए हैं, बट आज जो इनिशिएटिव लिया मैं उसका बड़े दिल से सबका धन्यवाद देता हूँ, बहुत अच्छा रहा सर। खुशी की बात यह है कि इस बार हमारी पूरी बार एग्जीक्यूटिव आपके साथ है और पहले भी रही है, और जो भी आप करेंगे हम हमेशा आपके साथ रहेंगे।
अरविंद भाई की जो एडवाइस थी, भाई साहब थैंक यू एंड नोटेड, बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी। इसी के साथ में और सभी को ये दरखास्त करना चाहता हूँ, इस तरह की और भी कोई एडवाइस आप हमें देना चाहें, वी आर ओपन, आप आएँ, इस तरह की एडवाइस हमें दें जो हमसे बन सकेगा, ये हम आपको वादा करते हैं कि हम आपके साथ रह करेंगे। जहाँ तक बाबा साहब की बात है, मैं तो बहुत कुछ हूँ उस श्रेणी में कि उनके बारे में कुछ बोल पाऊँ, बट यही बोल पाऊंगा कि उनके व्यक्तित्व का कुछ भी भाग हमारे अंदर आ पाए तो हम एक एक करके भी समाज में इतना चेंज ला देंगे कि पूरे विश्व में हमारा जो देश है वो सर्वोपरि हो जाएगा। धन्यवाद। जरूरत नहीं है, सीनियर से रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है। वैसे मैं इनको एक और बात बोलूँगी, इन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे बोलना भी पड़ेगा। ये इनको पहले बोलना चाहिए था, मैं भी थोड़ा सा नोट्स बना के लेके आती। अब जो थोड़ी सी जानकारी है उसमें मैं बोल देती हूँ। मैं एक तो मैं बधाई देती हूँ नवनिर्वाचित सदस्यों का, और सभागार में बैठे सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने बाबा साहब के बारे में तो हमने बहुत सी जानकारी पता कर ली, और हमें अपने राइट्स के बारे में पता है। मैं आप लोगों को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फादर ऑफ नेशन ने जो हमें दिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके बारे में हम लोग बहुत भूल जाते हैं। तो हमें उसका भी फंडामेंटल राइट्स तो हम अपने क्लाइंट्स के लिए रहते रहते हैं, स्पेसिफाई करते रहते हैं, बट फंडामेंटल ड्यूटीज जो इन्फोर्सेबल नहीं है हम उसके बारे में भूल जाते हैं। तो मैं आप लोगों से, क्योंकि मेरे को एक स्वच्छ भारत देखने का बहुत मन है कि कब होगा कि स्वच्छ भारत देखें। मैं अभी वृंदावन गई थी 2 दिन पहले, वहाँ पे मंदिर का हाल देख करके और वो परिक्रमा मैंने गोवर्धन करी, वो देख करके मुझे लगा कि हम कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, कब अपनी ड्यूटीज पे जानेंगे। हम अथॉरिटीज को ब्लेम करके अपनी कंट्री को ऊपर नहीं उठा सकते, हमें भी अपना योगदान देना पड़ेगा। तो जब तक हम अपना योगदान नहीं देंगे तो बेचारे वो लोग जो काम कर्मचारी वो कैसे काम करेंगे, कितना काम कर लेंगे। तो मैं आप लोगों से इस मंच के जरिए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि प्लीज कूड़ा ना फेंके, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ अ कंट्री टू, दिस इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। और आप लोग इसको पढ़ लें कि हमारी क्या क्या ड्यूटीज हैं हमारे अपनी कंट्री के लिए। सिर्फ हम सरकार को या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। एक और चीज पे मैं आप लोगों का फूड फॉर थॉट लूँ। हमें सबको पता है कि जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। बट आपको पता है कि जो ये अंग्रेजी भाषा जो हमें दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये सिर्फ 15 साल के लिए थी। आर्टिकल 370 जैसे टेम्परेरी प्रोविजन था, आर्टिकल 348 भी एक टेम्परेरी प्रोविजन। 15 साल के बाद में सरकार नोटिफिकेशन ला करके इसकी भाषा बदल सकती है। और ये भी आपको लोगों को, जब हम लोग सब वकील हैं, पता होगा कि भारत की 22 भाषा हैं, और उस 22 भाषा में अंग्रेजी भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा भारतीय भाषा नहीं है। तो हम क्यों ना, अब हमारे 78 साल हो गए आजादी के, हम उस चीज का उपयोग करें और एक आवाज उठाएं कि भारत की भाषा ही हमारे कोर्ट में होनी चाहिए। हम लोग इतने कंफर्टेबल हो गए अंग्रेजी में बोलने के, हम अपनी भारतीय भाषा को भूलते जा रहे हैं। तो ये मंशा हमारे अमेरिका जी की नहीं थी उस टाइम, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों से आजाद हुए थे, लोग जो ज्यादा जो लोग अंग्रेजी जानते थे, कोर्टों में भी जजेस थे, इसीलिए 15 साल तक ये प्रोवाइड की गई थी कि भारत में अंग्रेजी भाषा रहेगी कोर्ट की। और उसमें भी ये था कि अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो 15 साल से पहले नोटिफिकेशन लाकर इसको बदल सकती है। अब तो 78 साल हो गए, इसके बारे में हम क्यों ना आगे सोचें और उस पर काम करें। तो आप भी लोग इस पर जानकारी करिएगा और जानकारी लीजिएगा, और इस पर हम आगे क्या कर सकते हैं हम इस पर करेंगे, क्योंकि भारतीय भाषा अभियान भी चल रहा है, भारतीय भाषा आंदोलन भी चल रहा है, तो हम भी इस पे करें। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ भाषाओं में जजमेंट्स आने लगी हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कुछ भाषाओं में जजमेंट आने लगी है, और कहीं कहीं तो हिंदी भी आती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में तो हिंदी है, कई जगह अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में भी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कंफर्टेबल नहीं होते अंग्रेजी भाषा में बोलने के, बेचारे वो लोग आगे आगे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने में कतराते हैं। ये नहीं कि उनके पास विचार नहीं है, उनके पास आइडियाज नहीं, उनके पास वो आर्ग्यू नहीं कर सकते, बट उनके कंफर्टेबल नहीं होते अंग्रेजी भाषा में। तो मैं भी इनसे, हमारे जो भाई हैं श्याम जी से, इस पे बोलूंगी, इस पे भी आगे जानकारी करें, और इस पे भी हम एक मुहिम चलाएं कि कैसे हम अपनी भारतीय भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी भारतीय भाषा आने वाले सालों में लुप्त हो जाए और सिर्फ बोलचाल की भाषा रह जाए। कठिन तो होगा ये कार्य, लेकिन हमें भी अपने जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी बात का ख्याल रखना चाहिए। इसी बातों से मैं आप लोगों को सबको बधाई देती हूँ हमारे बाबा जी की बर्थडे के लिए, और सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद मैडम सपना, सब विचार रखे हैं। Welcome to all the members of DCBA
And first of all, I would like to thank Mr. B.R. Ambedkar ji for giving me this platform to stand before this platform and address my executive, address my people over here in this platform. My second thanks to Mr. Amish Rana ji for giving us the freedom to hold the meeting for this function and celebrating the 134th birth anniversary of Mr. B.R. Ambedkar ji, which has happened first time in Dolakot Bar Association. And my third thanks to all the executive members present over here for giving me this opportunity to stand over here and speak few words before my people. I am greatly thankful to this executive for organizing and cooperating and providing this opportunity to hold this function of 134th birth anniversary of B.R. Ambedkar ji. I thank all my seniors for making their efforts for making this program happen and make it happen this way, which is always a memorable day for us. And we will always appreciate the efforts of all the members of the bar as well as the executive of BCBA for this function. Now, coming to this 134th birth anniversary function, which has been organized today. Mr. B.R. मैं सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं का अभिनंदन करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आज आप सब लोगों के सहयोग से मुझे मंच पर खड़ा होने का एक ऐसा निश्चित समय मिला जिसके लिए मैं सदा आपके आभारी रहूंगी। और आज हम मंच के आधार पर दो बातें, अगर मैं दो बात कह पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि बाबा साहब अपने आप में एक ऐसे सूरज हैं जो चारों तरफ रोशनी प्रकाशित करते हैं और अपनी रोशनी पे वो हमें हमेशा हर्ष और उल्लास देते हैं। उन्होंने हमारे बीच एकता और सहयोग इन सब की भावनाओं को उत्पन्न किया है और उन्होंने अपने आशीर्वाद को प्रत्येक भारतीय वासियों को समानता का अधिकार प्रदान करते हुए दिया है। मैं आज आप सभी लोगों का आभार प्रकट करती हूँ कि मंच के आधार पर आपने बाबा साहब के लिए मैं दो शब्द कह पाई। धन्यवाद।